अनिरुद्ध ने मारा झनक को थप्पड़। ऋषि ने खोला सबसे बड़ा राज। ये हादसा बस एक सड़क दुर्घटना नहीं था। ये किस्मत का वो सुनियोजित थप्पड़ था जो बरसों से दबे एक ऐसे राज को उजागर करने वाला था जिसे अनिरुद्ध बोस और अर्शी ने अपने दिलों में दफन कर रखा था। सीन की शुरुआत तब होती है जब अनिरुद्ध को स्ट्रेचर पर अंदर लाया जाता है। उसका शरीर लहूलुहान था। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उसकी टूटती हुई सांसें साफ दिखाई दे रही थीं। चारों तरफ डॉक्टर्स की टीम उसे घेरकर समय से लड़ रही थी। कॉरिडोर की ठंडी रोशनी में अर्शी का रो रोकर बुरा हाल था। उसके बगल में खड़ी अदिति, जो ऋषि की पत्नी और अनिरुद्ध की सबसे लाडली बेटी है, खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। वो डॉक्टरों पर चिल्ला रही थी, आदेश दे रही थी, धमका रही थी कि किसी भी कीमत पर उसके पिता को बचाया जाए। लेकिन प्रकृति के सामने रुतबा और सत्ता 2 मिनट में झुक जाते हैं। वर्दी में खड़ा ऋषि, शहर का सख्त और बेखौफ एसपी, आज अपने अधिकारों के बावजूद एक असहाय दामाद की तरह दिखाई दे रहा था। उसने दुर्घटना करने वाले को पकड़ने के लिए पल भर में पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी थी, लेकिन इस वक्त उसकी प्राथमिकता सिर्फ एक थी, अनिरुद्ध की जान बचाना। उसकी आंखें ये देख रही थीं कि अर्शी और अदिति गम में टूट रही हैं, जबकि अनिरुद्ध का शरीर मशीनों के भरोसे ठंडा पड़ता जा रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अचानक खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर तनाव का पसीना था। उन्होंने भारी आवाज में कहा कि अनिरुद्ध का बहुत खून बह चुका है और उसे तुरंत रक्त की आवश्यकता है। लेकिन समस्या ये थी कि उसका ब्लड ग्रुप बेहद दुर्लभ था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं था। ये सुनकर अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली कि वो अपनी जान दे सकती है, खून तो बहुत छोटी चीज है। अदिति भी आगे आई और बोली कि वो अपने पिता का खून देगी। डॉक्टरों ने तुरंत दोनों के ब्लड सैंपल लिए। सेट पर सन्नाटा था, हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं। कुछ ही देर बाद नर्स बाहर आई और उसने सिर हिलाकर संकेत दिया कि नतीजे ठीक नहीं हैं। अर्शी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ, जो सामान्य बात थी, लेकिन वास्तविक सदमा तब लगा जब पता चला कि अदिति का ब्लड भी अनिरुद्ध को नहीं चढ़ाया जा सकता। अदिति चीख पड़ी। उसने डॉक्टरों पर मिलावट का आरोप लगाया, लेकिन ऋषि ने उसे शांत किया। वो जानता था कि मेडिकल साइंस भावनाओं से नहीं चलता। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दे दी कि अगर 15 मिनट में कोई उपयुक्त डोनर नहीं मिला तो अनिरुद्ध बोस इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और तभी उस सूने कॉरिडोर में काहट गूंजी, जैसे तूफान से पहले की हवा भारी होकर रुक जाती है। हॉस्पिटल के मुख्य दरवाजे से झनक की एंट्री होती है। वही झनक, ऋषि की एक्स वाइफ, और वो लड़की जिसे बोस परिवार ने हमेशा अपमान और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में चिंता की लालिमा थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। किसी तरह उसे अनिरुद्ध के एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी। शायद सपने में कोई संकेत मिला था, या दिल में उठी बेचैनी उसे खींच लाई थी। अदिति उसे देखते ही भड़क उठी। अपने पिता के मौत के दरवाजे पर खड़े होने का गम वो जैसे भूल गई थी। उसने झनक का रास्ता रोका और उसे धक्का देने की कोशिश की। उसकी आवाज गूंज उठी, तू यहाँ क्यों आई है? तेरी मनहूस सूरत देखकर ही पापा को यह हादसा हुआ है। अर्शी भी पीछे नहीं रही, उसने भी झनक को कोसना शुरू कर दिया। लेकिन झनक आज टूटने नहीं आई थी। उसके चेहरे पर एक अलग दृढ़ता थी। उसकी नज़रें सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के लाल बल्ब पर टिक गईं, जहां उसके लिए कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जो खून से भी भारी पड़ रही थी। ऋषि, जो अब तक तमाशा देख रहा था, आगे आया और अपनी सख्त आवाज में अदिति को फटकारा कि ये समय लड़ाई का नहीं है। तभी झनक डॉक्टरों की ओर बढ़ी और बोली, मेरा खून चेक कीजिए, शायद मैच हो जाए। अर्शी और अदिति की हंसी गूंज उठी। उनके लिए ये मजाक था। जब सगी बेटी का खून काम नहीं आया तो इस नौकरानी की बेटी का खून क्या कमाल करेगा। लेकिन सच्चाई किसी की हंसी पर नहीं, खून की धड़कन पर निर्भर करती है। अंदर लैब में झनक का सैंपल लिया गया। ऋषि बेचैनी से टहल रहा था। वो झनक के चेहरे पर वो डर देख रहा था जो किसी अपने को खोने से जुड़ा होता है, न कि किसी अजनबी के लिए। उसके पुलिसिया दिमाग ने इस बात को नोट किया कि झनक के भाव सामान्य नहीं थे। उसमें एक ऐसी तड़प थी जो सिर्फ खून के रिश्तों में होती है, या किसी ऐसे अतीत की जिसे उसने कभी ठीक से समझा ही नहीं था। और फिर लैब का दरवाज़ा दोबारा खुला। इस बार डॉक्टरों के चेहरे पर भय नहीं, बल्कि गहरी हैरानी थी। वो सीधे ऋषि की ओर बढ़े और उसे एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में बोले, एसपी साहब, ये चमत्कार है। ना सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच हुआ है, बल्कि डोनर और पेशेंट के सेल्स और डीएनए प्रोफाइल में असामान्य समानताएं हैं। ऋषि का दिल धड़कना भूल गया। उसने डॉक्टर की आंखों में घूरकर पूछा, मतलब? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, मतलब मेडिकल साइंस के हिसाब से ये मैच सिर्फ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में मिलता है, जैसे बाप बेटी। ये शब्द ऋषि के कानों में हथौड़े की तरह गूंजे। बाप बेटी। उसके सामने अनिरुद्ध और झनक की पुरानी झलकियां घूमने लगी। उनकी आदतें, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी समानताएं, सब उसके दिमाग में एक पहेली की तरह फिट होने लगीं।
उसे एहसास हुआ कि बोस परिवार के जिस राज ने सालों से झनक को पीड़ा दी, वही राज आज अनिरुद्ध की जान बचाने आया है। और यही वो पल था जहां कहानी ना सिर्फ पलटी बल्कि अपनी असल दिशा में मुड़ गई। ये कहानी उस रात से शुरू होती है जब अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में दिल दहला देने वाली सन्नाटे की आवाज़ गूंज रही थी। अनिरुद्ध बोस का वो भयानक एक्सीडेंट कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि किस्मत का वो क्रूर खेल था जो बरसों से दबे एक ऐसे राज को उजागर करने आया था जिसे अनिरुद्ध और अर्शी ने दुनिया से छुपाकर अपने दिलों में दफन कर रखा था। शूटिंग सेट पर मौजूद क्रू के लोग चुपचाप रो पड़े थे। सीन की शुरुआत होती है जब अनिरुद्ध को स्ट्रेचर पर तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा है। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उसकी सांसें टूटती सी लग रही हैं। डॉक्टर चारों तरफ से उसे घेरकर समय से मुकाबला कर रहे हैं। बाहर कॉरिडोर में अर्शी और उसकी बेटी अदिति का रो रोकर बुरा हाल है। अदिति, जो खुद को अनिरुद्ध की लाडली और अपने रुतबे की मालिक समझती थी, अब अपने पिता को इस हालत में देखकर खुद को खोती जा रही है। वो डॉक्टरों पर चिल्लाकर अपने पैसे और पावर का रौब झाड़ती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रकृति के सामने इंसान की औकात कितनी छोटी है, ये समझ उसे उस वक्त आया जब डॉक्टरों के माथे से पसीना टपकने लगा। दूसरी तरफ ऋषि, अदिति का पति, शहर का सख्त और तेज दिमाग वाला एसपी, आज अपनी वर्दी के बावजूद बेहद लाचार खड़ा है। उसने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। एक्सीडेंट करने वाले की तलाश तेज है, लेकिन इस वक्त उसकी प्राथमिकता सिर्फ एक है, अनिरुद्ध की जिंदगी को बचाना। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर की कांपती आवाज पूरे परिवार को हिला देती है। अनिरुद्ध का खून बहुत तेजी से बह चुका है, उसे तुरंत ब्लड की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप या कोई दुर्लभ ग्रुप ब्लड बैंक में उपलब्ध नहीं। ये सुनते ही अर्शी लगभग बेहोश हो जाती है। वो कहती है कि वो अपनी जान दे सकती है, खून क्या चीज़ है। अदिति भी आगे आती है। सेट पर उस वक्त सन्नाटा था। हर कोई सांस रोककर देखने लगा जब दोनों के ब्लड टेस्ट लिए गए। कुछ ही मिनटों में नर्स बाहर आती है और सिर हिला देती है। न अर्शी का ब्लड मैच हुआ, न अदिति का। अदिति गुस्से में चीख पड़ती है। वो डॉक्टरों पर इल्जाम लगाती है, लेकिन ऋषि समझता है कि विज्ञान भावनाओं पर नहीं चलता। तभी उसी ठंडे कॉरिडोर में एक आहट होती है और तूफान से पहले की शांति टूट जाती है। मुख्य दरवाजे से झनक की एंट्री होती है। ऋषि की एक्स वाइफ, वही लड़की जिसे बोस परिवार ने हमेशा अपमानित किया और धक्का देकर बाहर किया। शायद उसे कोई सपना आया था या किसी अनदेखी शक्ति ने उसे इस पल की तरफ खींच लिया था। झनक सांसें उखड़ती हुई वहां पहुंचती है। उसके बाल बिखरे हैं, चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और आंखों में अनिरुद्ध के लिए एक अजीब सी तड़प है। उस अनिरुद्ध के लिए जिसने उसे कभी बेटी का दर्जा नहीं दिया। झनक को देखते ही अदिति आग बबूला हो जाती है। वो अपने पिता की हालत भूलकर झनक पर टूट पड़ती है। अदिति चिल्लाती है कि झनक ही मनहूस है और उसी की वजह से उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ। अर्शी भी झनक को कोसती है, लेकिन आज झनक किसी की नहीं सुनती। उसकी निगाहें बस ऑपरेशन थिएटर के लाल जलते बल्ब पर टिकी हैं। इतने में ऋषि बीच में आकर अदिति को झड़क देता है। उसकी आवाज़ में एसपी वाली धार इतनी तेज होती है कि पूरा हॉस्पिटल सन रह जाता है। झनक डॉक्टर से कहती है कि उसका खून चेक किया जाए। अर्शी और अदिति हंस पड़ते हैं, कहते हैं कि जब सगी बेटी का खून काम नहीं आया तो इस नौकरानी की बेटी का क्या काम। लेकिन नियति के पास हर सवाल का जवाब होता है। लैब में झनक का खून लिया जाता है। ऋषि बाहर बेचैनी से टहल रहा है। उसके दिमाग में कुछ बातें एक अजीब सी गुत्थी की तरह घूम रही हैं। झनक की आंखों में जो डर है, वो डर किसी अजनबी के लिए नहीं होता। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और इस बार उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि अविश्वसनीय हैरानी है। वो ऋषि को साइड में ले जाते हैं और धीमी आवाज में कहते हैं, डोनर का ब्लड ना सिर्फ मैच हुआ है बल्कि सेल पैटर्न और जेनेटिक मार्कर इतने मिलते हैं जितने सिर्फ सगे रिश्तों में होते हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में। ऋषि के कान सुन हो जाते हैं। वो सामने शीशे के उस पार अनिरुद्ध और झनक को एक साथ देखता है, एक ही फ्रेम में। उसे झनक और अनिरुद्ध के माथी की लकीरें, चेहरे के नक्श, यहाँ तक कि सोने बैठने के तरीके भी एक जैसे लगने लगते हैं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। खून चढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। वो लाल जीवन जो झनक के खून से आया है, अनिरुद्ध की रगों में दौड़ रहा है। ऋषि की आंखों में तूफान है। अगर झनक अनिरुद्ध की बेटी है तो अदिति कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, बोस परिवार की जायदाद और नाम का असली हकदार कौन? झनक, जो खुद को हमेशा लावारिस समझती रही, असल में एक बड़े खानदान की पहली औलाद है। झनक खून देने के बाद बाहर आती है। वो लड़खड़ाती है। ऋषि उसे थाम लेता है। अदिति जलकर राख हो जाती है और झनक को ताना मारती है कि उसने कोई एहसान नहीं किया। ऋषि पहली बार अदिति पर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ पूरे हॉस्पिटल को हिला देती है। वो झनक को संभाल कर बिठाता है। उसकी आंखों में आज झनक के लिए करुणा नहीं, सम्मान है। तभी डॉक्टर ऋषि को रिपोर्ट देते हैं। ऋषि रिपोर्ट पढ़ता है। जेनेटिक मैच 99.9%। ये कोई शक नहीं बल्कि पत्थर की लकीर है। लेकिन ऋषि ये रिपोर्ट किसी को नहीं दिखाता।
एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो जानता है कि इस सच का खुलना अभी खतरनाक है। अर्शी और अदिति झनक को नुकसान पहुंचा सकती हैं या सबूत नष्ट कर सकती हैं। रात गहरी चुकी है। अनिरुद्ध की हालत धीरे धीरे स्थिर हो रही है। ऋषि अकेला हॉस्पिटल लॉबी में नूतन, झनक की मां की पुरानी तस्वीरें देख रहा है। वो अनिरुद्ध के चेहरे से नूतन की तस्वीरें मिलाता है और फिर रिपोर्ट निकाल कर देखता है। तभी अदिति आती है और रिपोर्ट का हिस्सा देख लेती है। वो पूछती है, ऋषि तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? ऋषि एक सेकंड में फैसला करता है। वो रिपोर्ट छिपाता है और दूसरी जेब से एक डायरी निकालता है। वो अदिति से कहता है कि ये उसके डैड की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। किसी ने अनिरुद्ध की कार की ब्रेक वायर काटी है, यानी एक्सीडेंट नहीं, हत्या की कोशिश है। अदिति का ध्यान तुरंत झनक और रिपोर्ट से हटकर कातिल की तरफ मुड़ जाता है। वो घबरा जाती है और ऋषि के गले लग जाती है। लेकिन ऋषि की नजरें कॉरिडोर के उस कोने पर हैं जहां झनक बैठी है, थकी हुई, कमजोर, लेकिन अपने पिता के लिए वहीं जमी हुई है। तभी नर्स दौड़कर आती है। पेशेंट को होश आ रहा है। सब भागते हैं। अर्शी दरवाजे पर ही झनक को रोक देती है। खबरदार, अंदर आने की कोशिश मत करना। झनक कांच से अंदर झांकती है। अनिरुद्ध की आंखें आधी खुली हैं। अदिति उसका हाथ पकड़कर रो रही है। अर्शी उसके सिरहाने बैठी है, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में पहचान नहीं। वो जैसे किसी और को ढूंढ रहा है। वो अर्शी का हाथ धीरे से हटाता है। उसकी सूखी जबान कांपती है और वो जो पहला नाम लेता है वो अदिति का नहीं, अर्शी का नहीं। वो कहता है, नूतन। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां खून की पुकार हर झूठ को काटकर बाहर आने वाली है। अर्शी को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। एक ऐसा तमाचा जो कानों में नहीं, दिल में गूंजता है। मौत के मुंह से बाहर आते ही अनिरुद्ध ने सबसे पहले अपनी एक्स प्रेमिका और उस नौकरानी की बेटी का नाम ले लिया था। ये सिर्फ सदमा नहीं था। अर्शी की सालों की बनाई गई इमेज, इज्जत और कंट्रोल की पूरी इमारत के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। अदिति भी सकते में थी। वो टूटे हुए स्वर में बोली, डैड, मैं यहाँ हूँ, आप झनक का नाम क्यों ले रहे हैं? पर अनिरुद्ध की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक ही चेहरा घूम रहा था, झनक का। उसकी उंगलियां हवा को चीरती हुई बार बार दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी। वहीं खड़ा ऋषि सब समझ रहा था। वो देख रहा था कैसे अनिरुद्ध की सांसें उखड़ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उसे वो चेहरा नहीं दिख रहा जिसे उसे अंत से पहले एक बार देखना था। ऋषि के भीतर वो रिपोर्ट चुभ रही थी, जिसने सब सच खोल दिया था। अर्शी गुस्से में उसकी मशीनें थामने की कोशिश करती है। वो लड़की यहाँ नहीं है अनिरुद्ध, हमने उसे भगा दिया है, तुम बस आराम करो। लेकिन उसकी यही बात अनिरुद्ध को आग की तरह भड़काती है। वो मशीनें नोचने लगता है। मॉनिटर की लाइनें खतरे के निशान पर पहुंच जाती हैं। डॉक्टर दौड़कर आते हैं। प्लीज पेशेंट को शांत कीजिए, ये कार्डियक अरेस्ट तक जा सकता है। जिसे मिलना चाहते हैं उसे तुरंत बुलाइए। अब फैसला ऋषि के हाथ में था। एक तरफ उसकी पत्नी और सास, और दूसरी तरफ एक मरते हुए पिता की आखिरी इच्छा और सच का साथ। ऋषि ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो बिना अर्शी की परवाह किए दरवाज़ा खोलकर झनक को इशारा करता है, अंदर आओ। अर्शी चीखी, ऋषि तुम पागल हो गए हो? आदिति ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर ऋषि की ठंडी कड़क आवाज़ गूंजी, इस वक्त मैं दामाद नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बोल रहा हूँ। पेशेंट की जान मेरी प्राथमिकता है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगी। झनक अंदर आएगी। उसकी आवाज़ की सख्ती ने दोनों को चुप करा दिया। झनक कांपते कदमों से अंदर आई। जैसे ही उसने अनिरुद्ध के बिस्तर के पास कदम रखा, एक अजीब सा चमत्कार हुआ। जो आदमी अभी तड़प रहा था, झनक को देखते ही शांत हो गया। झनक के आंसू अनिरुद्ध के हाथ पर गिरे और उसका कांपता हुआ हाथ ऊपर उठकर झनक के सिर पर आ टिका। कमरे का माहौल पिघल गया। हर कैमरा, हर नज़र इसी पल पर टिक जाती। टीआरपी का ये सीन इतिहास लिखने वाला था। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहते हुए निकले। वो टूटी सांसों में बोला, मुझे लगा मैं तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगा। झनक भी पिघल गई। ये रिश्ता मालिक नौकर का नहीं था, कुछ और गहरा, कुछ अधूरा, कुछ जन्मों का बंधन। ऋषि कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी जेब में रखी रिपोर्ट जैसे अब पत्थर बनकर उसे दबा रही थी। दूसरी तरफ अर्शी और अदिति के चेहरे पर जलन और नफरत साफ जल रही थी। अदिति ने धीरे से फुसफुसाया, मॉम, देखा, ये लड़की जादूगरनी है। पहले ऋषि को फंसाया, अब डैड पर डोरे डाल रही है। अर्शी की आंखों में एक खूनी साजिश चमकी। उसकी रगों में जलता हुआ डर उसे और भी खतरनाक बना रहा था। वो मनी मन ठान चुकी थी कि जैसे ही अनिरुद्ध ठीक होगा, झनक का हमेशा के लिए खेल खत्म कर देगी। पर ऋषि अब एक कदम आगे था। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने स्क्रीन पर ग्राफ दिखाते हुए कहा, एक और बात है, अनिरुद्ध को जो दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है वो झनक के ब्लड में भी डोमेंट अवस्था में मिली है। ये तभी संभव है जब वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी हो। ये 100% कन्फर्म है। ये सुनते ही ऋषि का पसीना छूट गया। इतना बड़ा धोखा!
उसे गुस्सा आया। झनक को नाजायज कहकर, अनाथ कहकर अपमानित किया गया, जबकि वो शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी निकली। उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि उसने भी झनक पर भरोसा नहीं किया। इसी बीच फोन बजा। उसका हवलदार बोला, सर, ट्रक ड्राइवर मिल गया है। उसने कबूला है कि उसे किसी ने पैसे देकर अनिरुद्ध की गाड़ी टकराने को कहा था। वो कहता है औरत ने डील की थी, उसके पास कार का नंबर है जो बोस हाउस के नाम पर है। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बात साफ थी, हमले की जड़ घर के अंदर थी। क्या वो अर्शी थी या कोई और? अगर अनिरुद्ध मर जाता तो जायदाद किसे मिलती? अर्शी और अदिति को। और अब जब झनक असली वारिस है तो उसकी जान को भी खतरा है। ऋषि ने डॉक्टर को रिपोर्ट सील करने का आदेश दिया। अगर मेरी पत्नी या सास इसे मांगे, तुरंत मुझे फोन करना। जब वो कॉरिडोर में लौटा तो उसने देखा कि अर्शी और अदिति झनक को आईसीयू से घसीटते हुए बाहर ला रही थी। चल बाहर, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। झनक गिरते गिरते बची। तभी ऋषि दौड़कर आया और झनक को संभाल लिया। उसका हाथ झनक की कमर पर और नजरें अर्शी पर आग बरसा रही थी। मिसेज अर्शी बोस, बिहेव योरसेल्फ। आप जिससे बात कर रही हैं वही है जिसने आपके पति को नई जिंदगी दी है। अदिति तिलमिलाकर बोली, ओह, तो अब तुम अपनी एक्स वाइफ के लिए अपनी मां पर चिल्लाओगे? ऋषि की आंखें उसकी आंखों में जमी और उसने ठंडी कड़क आवाज में कहा, अदिति, रिश्ते कागज से नहीं, खून से बनते हैं। और कौन किसका क्या लगता है, ये सच बहुत जल्द सामने आएगा। तब तक झनक कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी पुलिस प्रोटेक्शन में रहेगी। रात गहरा चुकी थी। हॉस्पिटल का गार्डन वीरान था। ऋषि अकेले खड़ा था, सिगरेट जलाकर आसमान को देखते हुए, नूतन की फोटो और अनिरुद्ध की फोटो हाथ में लिए। मैं झनक को उसका हक दिलाकर रहूंगा, उसने खुद से कहा। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। कैमरा मुड़ा और सामने आया अदिति का चेहरा। उसके आंसुओं में दुख नहीं, जहर भरी नफरत थी। उसने सब सुन लिया था। वो तुरंत अर्शी के पास भागी। मॉम, सब खत्म हो गया। ऋषि जानता है कि झनक डैड की बेटी है। वो उसे वारिस बनाने की बात कर रहा है। ये सुनते ही अर्शी का चेहरा राख हो गया, पर वो कायर नहीं थी। उसने अदिति के कंधे थामे, ध्यान से सुनो। अनिरुद्ध अभी कमजोर है, झनक को हटाना होगा, इससे पहले कि वो हमारे सब कुछ छीन ले। सुबह हुई। ऋषि पूरी रात झनक के पास बैठा रहा। तभी आईसीयू में हलचल हुई। अनिरुद्ध को होश आ रहा है। ऋषि ने झनक को जगाया। झनक की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सब अंदर पहुंचे। अनिरुद्ध ने आंखें खोली, किसी को पहचानने की कोशिश में। अर्शी रोने का नाटक करते हुए बोली, तुम ठीक हो? लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में प्यार नहीं, सवाल थे, शक था और धुंधली यादें जिनमें ब्रेक फेल होते और अर्शी की किसी से फोन पर हुई बात की हल्की परछाई थी। और तभी उसने धीमे से पूछ लिया, मेरी बेटी कहाँ है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्शी और अदिति के चेहरे सफेद पड़ गए। अनिरुद्ध ने कांपती उंगली उठाई और वो झनक की तरफ इशारा करती जा रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में हल्की दवाइयों की गंध और मशीनों की बीप बीप के बीच हवा जैसे किसी अनकहे डर से भारी हो चुकी थी। अनिरुद्ध बोस, जो कल तक बोस हाउस का अकूट स्तंभ थे, आज बिस्तर पर पड़े अपनी ही सांसों से जूझ रहे थे। कमरा मंद रोशनी में डूबा हुआ था और बाहर के कॉरिडोर में खड़े रिश्तों का तूफान दरवाजे की दरारों से भीतर झांक रहा था। अदिति जैसे ही डैड कहकर आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में उम्मीद थी कि उसके पिता उसे उसी प्यार से अपनी बाहों में समेट लेंगे जैसे बचपन में लेते थे। लेकिन आज की शाम सब अलग थी। अदिति की उंगलियां जैसे ही अनिरुद्ध के हाथ को छूने को बढ़ीं, अनिरुद्ध का हाथ थोड़ा पीछे खिसक जाता है। ये खिसकना ऐसा था जैसे बरसों से दबा कोई सच अपनी जगह से हिल रहा हो। उसी क्षण अनिरुद्ध की नज़र उस दरवाजे की ओर उठती है जहां पर ऋषि खड़ा था। एक दमदार, शांत, नियंत्रित शख्सियत, और उसके पीछे आधा चेहरा छिपाए खड़ी झनक। उसी झनक को देखकर अनिरुद्ध की आंखों में अचानक से भर आए आंसू चमक उठते हैं। ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि किसी ऐसी याद के थे जो सीने में धड़कते धड़कते कभी पूरी नहीं हुई थी। अनिरुद्ध कांपते हुए अपने हाथ से इशारा करता है। अर्शी को लगता है कि वो ऋषि को बुला रहा है। वो तुरंत उछलकर कहती है, देखो ऋषि, वो तुम्हें बुला रहे हैं। ऋषि कदम बढ़ाता है, लेकिन अनिरुद्ध के इशारे की दिशा उसके लिए नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी झनक के लिए थी। अर्शी को ये समझने में देर नहीं लगती, पर स्वीकार करने में एक जिंदगी भी कम पड़ जाती। अनिरुद्ध बेहद धीमी आवाज में बोलते हैं, वो लड़की। और इससे पहले कि वो कुछ और कह सकें, अर्शी बीच में कूद पड़ती है जैसे किसी आग में तेल डालने का मौका मिल गया हो। अनिरुद्ध, ये झनक है। यही वो लड़की है जिसने तुम्हारा दिमाग घुमाया। देखो, अभी भी कितनी बेशर्मी से यहाँ खड़ी है। मैं इसे अभी बाहर निकालती हूँ। अर्शी झनक की ओर बढ़ती है, पर अचानक अनिरुद्ध की आवाज में ऐसी ताकत लौट आती है जिसे सुनकर पूरे कमरे की धड़कनें थम जाएं। नहीं अर्शी, रुको। ये एक शब्द जैसे बिजली बनकर कमरे में गिरा।
अर्शी वहीं जम गई। ऋषि सावधान हो गया। अदिति की सांसें रुक गईं। नर्सें भी पल भर को ठहर गईं। कमरे पर एक ऐसा सन्नाटा उतर आया जिसमें सिर्फ रिश्तों की धड़कनें बज रही थीं। अनिरुद्ध झनक को पास आने का इशारा करते हैं। इधर आओ। झनक डरते डरते आगे बढ़ती है। उसके कदम धीमे हैं लेकिन उनमें एक अजीब सी हिम्मत भी है। ऋषि उसकी ओर एक आश्वासन भरी नजर भेजता है, जैसे कह रहा हो कि वो अकेली नहीं है। झनक बिस्तर के पास आती है। अनिरुद्ध उसे बहुत देर तक देखते रहते हैं, जैसे उसके चेहरे के एक एक भाव में वो अतीत ढूंढ रहे हों जिसे उन्होंने खुद से छिपा रखा था। अचानक उनकी आंखों में नूतन की परछाई उभर आती है। वही आंखें, वही दर्द, वही मासूमियत। अनिरुद्ध की आवाज भर आती है, मुझे सब याद आ रहा है। एक्सीडेंट के वक्त जब मेरी आंखें बंद हो रही थीं, मुझे लगा नूतन मुझे लेने आई है, लेकिन वो तुम थी ना, तुमने मुझे बचाया। झनक की आंखों से आंसू ढुलक पड़ते हैं। वो सिर हिलाती है, जी सर। लेकिन अनिरुद्ध का अगला वाक्य जैसे अर्शी और अदिति की दुनिया तोड़ देने के लिए पैदा हुआ था। तुम मुझे सर क्यों कहती हो? तुम्हारा खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा है, मैं महसूस कर सकता हूं। अर्शी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अदिति घबरा जाती है और इससे पहले कि अनिरुद्ध कुछ और बोले, अर्शी नाटक करते हुए अचानक चक्कर खाकर गिरने की एक्टिंग करती है। आह अनिरुद्ध, मेरी तबीयत। अदिति चिल्लाती है, मॉम मॉम। डॉक्टर दौड़ते हैं लेकिन अनिरुद्ध का ध्यान नहीं दिखता। उसकी आंखें सिर्फ ऋषि को तलाश रही थीं। ऋषि समझ जाता है कि बात किस ओर जा रही है। वो अपनी जेब से वो रिपोर्ट निकालता है, वही रिपोर्ट जिसने आज कई नामों के सामने असली चेहरे उतारने थे। अर्शी की आंखें रिपोर्ट देखकर कांप उठती हैं। ऋषि रिपोर्ट लेकर अनिरुद्ध के पास जाता है और पूरी ईमानदारी से कहता है, सर, आपने जो महसूस किया वो सच है। मैंने कल रात आपका और झनक का डीएनए टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव है। झनक आपकी और नूतन जी की बेटी है। कमरा जैसे एक पल में विस्फोट बन गया। ये विस्फोट आवाज का नहीं, रिश्तों का था। अदिति चीख पड़ी, झूठ, ये सब झूठ है ऋषि। पर ऋषि की आवाज नहीं कांपती। अनिरुद्ध रिपोर्ट नहीं देखता, उसे बस ऋषि की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। फिर वो झनक की ओर देखता है और उसके होंठों से जो शब्द निकलते हैं वो झनक के लिए एक नया जन्म था। बेटी। झनक फूट फूट कर रो पड़ती है और अनिरुद्ध के पैरों में गिर जाती है। अनिरुद्ध उसके सिर पर हाथ रखते हैं, वो हाथ जिस प्यार से वो बरसों दूर थी। नर्सों तक की आंखें भर आती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली जंग यहीं से शुरू होती है। अर्शी खड़ी हो जाती है, उसका नाटक खत्म, उसका असली चेहरा शुरू। वो चिल्लाती है, ये नहीं हो सकता। अगर ये नाजायज औलाद तुम्हारी बेटी है तो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। अनिरुद्ध शेर की तरह दहाड़ता है, अर्शी खबरदार। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें तक कांप उठीं। फिर वो कहता है, उस ट्रक वाले ने हॉर्न नहीं बजाया था, उसने सीधा मुझे टक्कर मारी। और जब मैं बेहोश हो रहा था, मैंने उसे फोन पर कहते सुना, काम हो गया मैडम, बो साहब नहीं बचेंगे। और वो मैडम तुम थी अर्शी। अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति स्तब्ध, मॉम। अर्शी हकलाती है, नहीं अनिरुद्ध, तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो। लेकिन ऋषि आगे आता है, सर, ट्रक ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। उसने जिस नंबर पर कॉल किया था उसे ट्रेस किया जा रहा है। अगर वो नंबर अर्शिमा का निकला तो मैं अपनी ड्यूटी निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। अर्शी रोने लगती है, अनिरुद्ध, मैंने सब तुम्हारे प्यार के लिए किया। और जैसे उसका नाटक चरम पर हो तभी एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आता है, साहब, बाहर पुलिस वाले आए हैं। ट्रक ड्राइवर ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है। ऋषि हल्के से मुस्कुराता है, गेम ओवर ऋषिमा। पर तभी अदिति एक अनपेक्षित चाल चलती है। वो झनक के पास जाती है। सबको लगता है कि वो उसे थप्पड़ मारेगी, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, डैड, अगर झनक आपकी बेटी है तो मेरी भी बहन हुई, मैं इसे अपनाती हूँ। लेकिन उसकी आंखों में चमक कुछ और कह रही थी। अदिति समझ गई थी कि अभी झुकना ही जीत है। वो झनक को घर ले जाकर उसे तोड़ने की प्लानिंग कर रही थी। अनिरुद्ध भावुक हो जाता है। वो ऋषि से कहता है, ऋषि, झनक को उसका सम्मान दिलाओ, मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ। ये वाक्य अर्शी और अदिति के कानों में उबलते लावे की तरह गिरता है। रात होती है, हॉस्पिटल शांत है, अनिरुद्ध सो रहा है, झनक उसकी देखभाल में बैठी है और बाहर ऋषि पहरा दे रहा है। तभी एक नकाबपोश डॉक्टर बनकर कमरे की ओर बढ़ता है। उसके हाथ में एक जहरीला इंजेक्शन है। झनक उसे रोकती है, कौन हो तुम? वो उसे धक्का देता है और इंजेक्शन लगाने दौड़ता है। झनक कूदकर उसके हाथ पर टूट पड़ती है। इंजेक्शन गिर जाता है। शोर सुनकर ऋषि रिवॉल्वर निकालकर अंदर आता है। नकाबपोश भागता है, खिड़की की तरफ कूदता है। ऋषि गोली चलाता है, ढिश। वो आदमी टांग पकड़कर गिरता है और एक काली कार में बैठता है। कार की पिछली सीट पर बैठे शख्स का चेहरा स्ट्रीट लाइट में दिखता है, तेजस, कश्मीर वाला विलेन।